सन 2002 में रिलीज हुई राज नाम की फिल्म को कौन नहीं जानता है दोस्तों। एक ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में हॉरर फिल्म्स का एक ट्रेंड बदल सा दिया था। इतनी ज्यादा खौफनाक फिल्म थी कि 90s के बच्चे तो इसे खौफ को बहुत अच्छे से पहचानते ही होंगे। बेशक आजकल की जनरेशन के लोग भी इस फिल्म को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर यूज हुआ था, इस फिल्म में जो भूतिया आवाजें यूज हुई थी, इस फिल्म में जो एक्टिंग और इस फिल्म की जो लिखावट और डायरेक्शन थी वो एग्जैक्ट अप टू द मार्क थी, जो कि किसी भी एक इंसान को ऊपर से नीचे तक हैरान करने के लिए, डरा देने के लिए जरूरत से ज्यादा काफी थी। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि राज फिल्म जिस किसी भी कहानी के आधार पर बनी है, यह फिल्म जिस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, वो स्टोरी और भी ज्यादा खौफनाक है। 98% लोग राज फिल्म की असली स्टोरी को नहीं जानते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप पहली बार पूरे YouTube में पहली बार राज फिल्म के रियल स्टोरी को आज जानेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंग्लैंड के वेरमॉन्ट नाम के एक छोटे से इलाके से। न्यू इंग्लैंड में वेरमॉन्ट नाम के इलाके में एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। ये दूर दराज के इलाके में बड़ा सा घर नॉर्मैन नाम के एक यूनिवर्सिटी रिसर्चर का था। ये यूनिवर्सिटी रिसर्चर जो था ये उम्र में ज्यादा था, तकरीबन 55-60 के आसपास की उम्र रही होगी, और यहीं पे इसकी एक पत्नी भी थी जिसकी उम्र यही कोई 50 साल के आसपास की रही होगी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कैटलीन। कैटलीन अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी और वो अब न्यू इंग्लैंड को छोड़ के न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई आगे की परस्यू करने के लिए जाने वाली थी। जैसे ही कैटलीन ये तैयारी कर लेती है कि अब मुझे न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो उसके माता पिता यानी कि नॉर्मैन और क्लैरी ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने वेरमॉन्ट के उस बड़े से घर में जाकर रहने लगेंगे। जी हाँ, वेरमॉन्ट से पहले ये लोग कहीं और रहा करते थे, लेकिन अब जो बेटी अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाने वाली थी, तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग अपने उस दूर दराज के शांति वाले घर में जाकर रहेंगे। जिस दिन ये घर पर जाकर एंटर करते हैं तो ये घर की जो हालत थी बहुत ही ज्यादा पुरानी सी लग रही थी। पत्नी क्लैरी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे इस तरह की पुरानी चीज़ें पसंद थी। वो वक्त रहते चीज़ों को साफ कर लेती और इस घर में रहना शुरू कर देते हैं। रहते रहते तकरीबन 12 दिन बीते थे और इन 12 दिनों में सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से जब क्लैरी जो पत्नी थी नॉर्मैन की, वो अपने घर पर अकेली थी, तो उसे अपने घर के बाजू वाले घर से जोरों की लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देती है। रात का वक्त था और बाजू वाले घर में एक दंपत्ति रहते थे। वो भी थोड़े उम्र दराज ही थे, जिनकी उम्र यही कोई 55-60 के आसपास की रही होगी। लड़ाई बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है और इतना हो जाती है कि क्लैरी को अपने बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर देखना होता है कि बाजू वाले घर से इस तरह की भीषण लड़ाई आखिर हो क्यों रही है। वो अपनी विंडो से सुनने की, देखने की कोशिश करती है तो अचानक से पाती है कि एक जोर की आवाज आती है और वो लड़ाई बंद हो जाती है। लड़ाई बंद होने के एग्जैक्टली 5 मिनट बाद बाजू में रहने वाला जो आदमी था, क्लैरी को दिखाई देता है कि वो आदमी एक बड़ा सा बैग घसीटते हुए अपने घर से बाहर निकला है और वो अपने उसके ही मतलब उसके खुद के घर के बैकयार्ड में जाकर जो बैग था पेड़ों के पीछे छुपा दिया है। छुपाने के बाद वो घर के अंदर चले गया। अब क्लैरी ये सब कुछ अपनी विंडो से देख तो रही थी, लेकिन बाहर ये सब काम करने वाला आदमी क्लैरी को नहीं देख पाया था, क्योंकि क्लैरी अपने घर के अंदर थी और क्लैरी के घर से उस बाजू वाले दंपत्ति घर का सब कुछ क्लियर दिखाई देता था। उसने सब कुछ देख ली थी। जैसे तैसे करके ये रात बीत गई। अगले दिन की बात आई। अगले दिन जब पता चला कि जिस घर से इतनी ज्यादा लड़ाई होने की आवाज आ रही थी और जो सब कुछ मैंने बाजू वाले घर में होते हुए देखी थी, उस घर की तो औरत गायब हो चुकी है। जब वहां पर पुलिस जांच के लिए आई, लोग इकट्ठे हुए, तो उस आदमी ने यही बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई की और घर से निकल गई। मुझे नहीं पता कि वो कहां गई है। यहां पर पुलिस की जांच चालू हो चुकी थी। क्लैरी को सब कुछ पता था। क्लैरी शायद ये जानती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखी हूं कि उस आदमी ने अपनी पत्नी को अपने बैकयार्ड में पेड़ों के पीछे छुपा कर रखा है। बस ये वाली रात बीतती है कि क्लैरी के घर पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। क्लैरी जैसे ही पानी में देखती थी तो उसे एक यंग लड़की का चेहरा दिखाई देता था। कभी कभी जब वो घर पर अकेली बैठी रहती थी तो उसे कानों में कुछ ऐसा लगता था कि कोई आकर खुसफुसा रहा है।
जब कभी भी वो शांति से सो रही होती थी तो उसे ऐसा लगता था कोई झिंझोड़ कर उठा देता है। जब कभी भी अपने घर पर वो कुछ काम कर रही होती थी तो उसे ऐसा लगता था मेरा वॉशरूम कोई ना होने के बावजूद भी यूज कर रहा है। धीरे धीरे ये एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई। क्लैरी अब समझ चुकी थी कि मेरे घर पर ये जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ये उस रात की वजह से ही हो रही है जिस रात को मैंने बाजू वाले घर में उस आदमी को, अपनी पत्नी को मार के घसीटते हुए, छुपाते हुए देखा था। क्लैरी ये जानती थी कि शायद ये आत्मा जो मेरे घर पर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रही है वो आत्मा किसी और की नहीं, मेरे बाजू वाले घर की औरत की ही है जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। लेकिन शायद क्लैरी ये नहीं जानती थी कि उसे जो कुछ ये फील हो रहा था इसके पीछे ये राज नहीं, इससे भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। धीरे धीरे करके एक्टिविटीज बढ़ती जाती है और क्लैरी एक दिन अपने पति को ये बात बताती है। पति बोलता है नॉर्मैन कि तुम्हारे मन का ये सारा कुछ वहम है, तुम्हें ये सारी चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं, इग्नोर करो और भूल जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की जो उपज है ना वो हमारे सामने कई बार आकर खड़ी हो जाती है, इसलिए जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है वो चीजें भी हमें कई बार दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। लेकिन पत्नी जानती थी कि मैं क्या फील कर रही हूं। अब एक दिन की बात है जब पति ये सारी बातें नहीं मानता है तो पत्नी क्लैरी अपनी एक दोस्त के पास जाती है, उस दोस्त को सारी बातें बताती है। दोस्त बोलती है फिक्र मत कर, मेरे पास एक तरीका है जिस तरीके की मदद से हम लोग लिटरली एक आत्मा से बात कर सकते हैं। क्लैरी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है बता क्या तरीका है। उसकी दोस्त बताती है कि मेरे पास वीजी बोर्ड का तरीका है। यह एक ऐसा प्लैनेट का खेल होता है जिसकी मदद से आत्माएं दूसरी दुनिया के रूह हमसे बात करती है। क्लैरी तैयार हो जाती है। अगली रात को फिर से क्लैरी का पति अपने घर से बाहर स्टे करने वाला था। अपनी फ्रेंड को घर पर बुलाती है वीजी बोर्ड के साथ और दोनों वीजी बोर्ड में काम करना शुरू कर देते हैं। अचानक से काम करते करते उन्होंने जो कैंडल जलाए थे वो बुझ जाती है और उनके सामने रखी हुई प्लैनेट अपने आप मूव करके एम में चली जाती है। अब वो समझ जाती है कि एम से किसका नाम था। दरअसल जो बाजू वाले घर में औरत की मौत होते हुए क्लैरी ने देखी थी उस औरत का नाम मैरी था। क्लैरी को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये मैरी की ही आत्मा है जो कि मुझे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है और ये चाह रही है कि मैं जाकर मैरी की आत्मा को इंसाफ दिलाऊं। क्लैरी डिसाइड कर लेती है कि मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बताऊंगी, लेकिन जिस दिन वो फोन करने वाली थी उसी दिन वॉशरूम से उसे आवाज आती है कुछ। वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वॉशरूम को खोलती है तो क्या पाती है, मिरर के ऊपर जो भाप होती है ना, मतलब ऐसा कर दो और फिर ऐसा ऐसा लिखो, उस तरीके से लिखा हुआ था यू आर रॉन्ग। जैसे क्लैरी ये देखती है ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि मैं कहां पर गलत हूं। वो ये सारी चीजें सोचते सोचते ब्लैंक थी, सोची थी कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसी सोच के साथ वो घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। उसी दिन घर की साफ सफाई करते हुए क्लैरी को अपने एक पुराने कबर्ड से एक पुराना पेपर मिलता है, न्यूज़पेपर। जिस न्यूज़पेपर में उसे छोटा सा आर्टिकल दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये पुराना सा न्यूज़पेपर मेरे घर के कबर्ड में कर क्या रहा है। उस न्यूज़पेपर को छानने की कोशिश करती है। अचानक से उसकी ही नजर उस छोटे से आर्टिकल में पड़ती है, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था मैडिसन फ्रैंक नाम की एक लड़की के बारे में, जो लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट थी और आज से कुछ साल पहले वो कॉलेज स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी डेड बॉडी का पता नहीं चला। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पता नहीं क्यों ये छोटा सा आर्टिकल क्लैरी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा था। उसने उसी दिन मैडिसन फ्रैंक के बारे में सर्च किया तो क्या पता चला, मैडिसन फ्रैंक कहीं और नहीं बल्कि उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिस यूनिवर्सिटी में नॉर्मैन यानी कि क्लैरी का पति एक रिसर्चर था। बस उसे एक हिंट या क्लू मिलता है कहो। वो ना चाहते हुए भी मेडिसन के बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज ही मेडिसन के घर पर जाऊंगी, अपने पति को बिना बताए, अपनी फ्रेंड को बिना बताए और पता करने की कोशिश करूंगी। वो पहुंच जाती है उसी लड़की के घर जिस लड़की का आर्टिकल उसे मिला था। उस लड़की के घर का दरवाजा खोलती है एक बूढ़ी औरत, जो कि कोई और नहीं उस मरी हुई स्टूडेंट की मां थी। वो सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं एक रिसर्चर हूं जो आपकी बेटी के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही हूं, कुछ लिखना चाहती हूं, तो क्या आप मुझे उसका रूम दिखा सकती है।
बूढ़ी माँ मेडिसन, जो कि लड़की मर चुकी थी, उसका रूम क्लैरी को दिखाती है। क्लैरी रूम की जांच करते करते अचानक से देखती है कि मेडिसन के कमरे में एक पुरानी सी तस्वीर रखी हुई है, जिस तस्वीर में उसने एक काफी महंगा नेकलेस पहनी हुई है। उसके दिमाग में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि ये लोग इतने ज्यादा रईस तो नहीं दिख रहे हैं, तो फिर ये जो मेडिसन लड़की है, इसकी तस्वीर में इतना महंगा ये नेकलेस कैसे आया। अचानक से जब वो वहां से निकलने लगती है तो उसकी नजर पड़ती है मेडिसन के बेड के बाजू में बालों के गुच्छे के ऊपर। वो उन बालों के गुच्छे को उठा लेती है और उस बूढ़ी औरत के घर से निकल जाती है। पता नहीं क्यों वो तस्वीर उसकी आंखों में छप चुकी थी। वो लौटकर अपने घर जा ही रही होती है कि अचानक से उसके दिमाग में एक क्लिक होता है कि मेरे पास ये जो बालों का गुच्छा है, उसकी मदद से कुछ हमें इशारा मिल सकता है। तो तुरंत अपनी फ्रेंड जूडी को बताती है सारी बात। जूडी बोलती है कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो कि ब्लैक मैजिक करती है, शायद हमारे वो काम आ जाए। वो उन बालों के गुच्छे को लेकर, जो बालों का गुच्छा किसी और का नहीं बल्कि मेडिसन का ही था, उस ब्लैक मैजिक करने वाली औरत के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैक मैजिक के दौरान क्लैरी के अंदर मेडिसन की आत्मा आ जाती है। यह बात वहां पर बैठा कोई भी फील नहीं कर पाता है, ना ही उसकी फ्रेंड, ना ही वो ब्लैक मैजिक करने वाली। केवल और केवल क्लैरी को ही पता था कि अब मेरी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं है। वो दोनों उठकर वहां से निकल जाते हैं। अपने घर जाती है क्लैरी और बैठी हुई थी। उसी समय नॉर्मैन घर पर आता है और ये नॉर्मैन के ऊपर मानो कि उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती, बड़ी ही अलग तरीके से। नॉर्मैन बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसकी हरकतें मेडिसन से मिलती जुलती लग रही थी। सही समझे आप लोग। वो घबरा चुका था। अचानक से क्लैरी के जेब में जो बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था, वो जैसे ही जेब से गिरता है, मानो कि क्लैरी नॉर्मल हो जाती है। और जब वो नॉर्मल होती है तो मानो उसकी आंखों के सामने सारे विजन्स आ चुके थे। वो जान चुकी थी मेडिसन कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिस लड़की का अफेयर मेरे पति से था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसके पति का मेडिसन नाम की उस लड़की के साथ, जिस लड़की के मरने की खबर उसने अपने घर के उस न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। इस न्यूज़पेपर के साथ उसे एक छोटी सी चाबी भी मिली थी, जिस चाबी के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, केवल उसको ही पता था। वो सारी बातें अपने पति को कहती है और उसका पति एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, दरअसल एक लड़की थी जो मुझसे प्यार व्यार करने लगी थी और हमारे घर पर आई थी, लेकिन अचानक से एक दिन लापता हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसका दिल टूट जाता है। दिल टूटता है, वो अपने घर से छोड़कर निकल जाती है, अपनी फ्रेंड के साथ पूरी रात बिताती है। उसी रात को उसकी फ्रेंड जो थी ना, क्लैरी की फ्रेंड, उसे एक ऐसी बात बताती है जो कि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। क्लैरी की फ्रेंड उसे बताती है कि दरअसल उसने नॉर्मैन यानी कि क्लैरी के पति और मेडिसन यानी कि एक ऐसी औरत को बात करते हुए और लड़ाई करते हुए देखा था जिसके बारे में क्लैरी नहीं जानती थी। उस औरत के बाल ब्राउन कलर के थे और हैरान होने वाली बात यह थी कि क्लैरी के पास जो बालों का गुच्छा था वो भी ब्राउन कलर का ही था। वो समझ जाती है कि ये बालों का गुच्छा 100% मेडिसन का ही है और मेडिसन का जो झगड़ा हुआ है मेरे पति के साथ वो बेवजह का नहीं है। वो अपने सारे सवालों के जवाब अपने पति से चाहती थी, इसलिए उसी रात को मतलब रात के 3:30 बजे के आसपास वो अपनी फ्रेंड के घर से निकलती है, अपने पति के घर जाती है और सारे सवाल पूछने की कोशिश करती है कि बात करते करते उसका पति और वो अपने घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। उनके घर के बाहर ना एक बहुत बड़ा तालाब जैसा था, बैकयार्ड में एक्चुअली बड़ा सा तालाब था। वो तालाब के पास खड़े होकर बात करने लगते हैं। अचानक से बात करते करते क्लैरी का पैर फिसलता है और वो उस तालाब के अंदर गिर जाती है। डरने वाली बात यह थी कि क्लैरी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो गिरती है और नीचे जाने लगती है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है नीचे पड़े हुए एक बॉक्स के ऊपर, एक ऐसा ज्वेलरी बॉक्स जिसमें एक ऐसे नेकलेस की तस्वीर थी जो तस्वीर उसने हूबहू, जो नेकलेस उसने हूबहू मेडिसन के घर पर देखी थी। वो शॉक्ड थी कि मेडिसन के गले में वो मौजूद नेकलेस मेरे घर के बैकयार्ड में पड़े हुए नेकलेस बॉक्स से क्यों मिलता जुलता है। वो समझ चुकी थी। उस बॉक्स को उठा पाती उतने में ही नॉर्मैन, जो कि जानता था मेरी पत्नी को तैरना नहीं आता है, पानी में जंप मारता है और अपनी पत्नी को खींचकर बाहर निकाल लेता है। नॉर्मैन देखता है कि उसके हाथ में बालों का गुच्छा है, उससे बालों का गुच्छा छीनता है और सब कुछ जला देता है। अब
नॉर्मैन अपनी सारी बातों को पलट देता है, स्टोरी को पलट देता है और बताता है कि हाँ, दरअसल बात यह है कि वो लड़की ने नॉर्मैन से लड़ाई करने के बाद खुदकुशी कर ली थी और पुलिस से बचने के लिए नॉर्मैन ने उसे अपने बैकयार्ड में धक्का दे दिया था। पत्नी ये सारी बातें मान जाती है और पत्नी बोलती है कि अगर तुम सही हो तो पुलिस वालों को फ़ोन करो, सारी बात बताओ। पति भी उसके सामने बड़ा शरीफ बन के मोबाइल में एक नंबर डायल करता है और फ़ोन करके सारी बातें बोल देता है। जैसे ही फ़ोन काटकर नीचे रखता है, पत्नी नोटिस कर लेती है कि इसने पुलिस का नंबर नहीं, कोई फालतू ही नंबर लगाया था। पत्नी भड़क जाती है। पत्नी जैसे ही भड़कती है, पति आक्रामक होकर पत्नी के सर के ऊपर एक गुलदस्ते से जोर का वार कर देता है और पत्नी वहीं पे बेहोश। जब पत्नी की हल्की सी आंखें खुलती है, होश में आती है ना, वो अपने आप को एक बाथ टब में पाती है, जिस बाथ टब का पानी उसके नाक तक आने ही वाला था। वो डूबकर मरने वाली थी क्योंकि उसके पैर और हाथ दोनों बंधे हुए थे। सामने एक अजीब सी स्माइल लिए हुए उसका पति खड़ा था। वही पति, वही नॉर्मैन जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी, जिसके ऊपर अपनी जान भी छिड़कती थी। एक धोखा पता चलने के बावजूद भी वो उससे सुलह करने आई थी। उस पति ने उसको मारकर बाथ टब में डुबोने की प्लानिंग बना चुका था। अचानक से, पता नहीं किस्मत की बात कहो या क्या कहो, वो पीछे हटता है और उसका पैर जोर से स्लिप करता है और वो अपने सर के बल वॉश बेसिन में गिरता है। वॉश बेसिन में जैसे ही गिरता है, यहाँ पर बहुत बुरी चोट आती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर पानी भरे जा रहा था बाथ टब में। वो जैसे तैसे हिम्मत करके उठती है और उसका हाथ खुल जाता है। लकीली हाथ खुल जाता है। वो फटाक से बंद करती है और अब भागने की कोशिश, भागना जरूरी था। भागने के लिए वो घर के बाहर निकलती है और उनके घर के बाहर उन्हीं की कार खड़ी हुई थी। वो कार स्टार्ट करती है और कार से भागने वाली थी कि अचानक से कार की पीछे वाली सीट में उसका पति बैठा हुआ था, जो कि अपनी पत्नी से पहले कार में आकर बैठ गया था। वो कार जैसे स्टार्ट की थी, पीछे से पति ने गला पकड़ लिया। कार स्टार्ट होकर डिसबैलेंस हुई और सामने ही जो उनका तालाब था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो तालाब में जाके कार सीधे फट से एंटर कर देती है। मतलब होता है ना, जैसे गला दबाया, इधर पे एक्सीलेटर दब गया और वो दोनों कार के साथ तालाब के अंदर। तालाब के अंदर जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, नॉर्मैन जानता था कि मेरी पत्नी को तैरना वरना नहीं आता है, उसको डुबा के मार सकता था। वो उसका गला दबाने लगता है पानी के अंदर ही कि अचानक से मानो एक जोर का फोर्स उसके हाथ में आता है और उसका हाथ उसके गले से छूटता है और मानो कि तैरना आने के बावजूद भी नॉर्मैन की बॉडी तालाब के अंदर जाने लगती है और पता नहीं कैसे अपने आप ये जो लड़की थी क्लैरी को ऐसा फील होता है कि कोई फोर्स मुझे पानी के ऊपर ढकेल रहा है। अब वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसकी आंखें वापस से खुली तो सुबह का वक्त हो चुका था। उसके पति की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रही थी और वो उस तालाब के किनारे में पड़ी हुई थी। वो सब कुछ समझ गई कि क्या हुआ होगा पिछली रात। उसने अपने फ्रेंड्स और पुलिस वालों की मदद से मेडिसिन की डेड बॉडी अपने उस बैकयार्ड के तालाब से बरामद करवाई और उसका पूरी सही तरीके से अंतिम संस्कार की। यह थी पूरी कहानी, जिस कहानी के ऊपर बनी थी राज फिल्म। कहानी में जो हीरो था वही विलन था, लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। हीरो हीरो होता है, विलन विलन होता है। इसलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए थोड़ा मसाले के लिए स्टोरी को चेंज किया जाता है। लेकिन ये स्टोरी रेयर लोगों को पता थी, जो आज आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू पता चली।